नमस्कार दोस्तों। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिस पर हम बात करेंगे इस आगे आने वाले वीडियोज़ में सिविल प्रोसीजर कोड की। तो आज का ये जो वीडियो होगा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा सीपीसी से रिलेटेड। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि इस एक्ट कब आया, ये कैसे था या अभी इसका एप्लीकेशन कैसे है। बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने की हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सारी चीज़ों को समझने से पहले अगर हम बात करें कि लॉ की, तो लॉ जनरली दो तरीके से है। एक सब्सटैंटिव लॉ और दूसरा प्रोसीजरल लॉ। सब्सटैंटिव लॉज वो सारे लॉज हैं जो कि आपकी राइट्स एंड लायबिलिटीज़ की बात करते हैं। प्रोसीजरल लॉ वो हैं कि उन राइट्स और लायबिलिटीज़ को अगर कोई आपका इन्फ्रिंज करता है तो उसको किस प्रोसीजर के द्वारा हम कैसे उस सामने वाले को पनिश कैसे करेंगे या हम कैसे कॉम्पनसेशन या कैसे डैमेजेस लेंगे, वो सारी मेथड्स है, वो सारे वे जिसमें हमें प्रोसीजरल लॉज में मिलते हैं। अगर हम फिर से इन्हें डिवाइड करें सब्सटैंटिव लॉ की या प्रोसीजरल लॉ की, तो सब्सटैंटिव में एक सिविल सब्सटैंटिव लॉ है, दूसरा क्रिमिनल सब्सटैंटिव लॉ है। उसी तरह से अगर हम प्रोसीजरल लॉ की बात करें तो एक सिविल प्रोसीजर लॉ है और दूसरा क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है। अगर हम सिविल सब्सटैंटिव लॉज की बात करें तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट से बहुत सारे एक्ट्स हैं, रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे एक्ट्स हैं। वहीं अगर हम क्रिमिनल सब्सटैंटिव की लॉ बात करें तो इंडियन पेनल कोड है, पॉक्सो है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है। ये सारी चीज़ें क्या है हमारी एक तरह से देखा जाए तो क्रिमिनल सब्सटैंटिव लॉज की बात करती हैं। फिर दूसरी तरफ हमने बात की प्रोसीजरल लॉ, जिसमें सिविल प्रोसीजर लॉ और क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ। सिविल प्रोसीजर लॉ में जो हम अभी पढ़ने वाले हैं सिविल प्रोसीजर कोड 1908 और क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो कि 1973 जिसे सीआरपीसी के नाम से भी जानते हैं। अब जो हमारा सीपीसी है वो है एक प्रोसीजरल लॉ जो कि एक तरह से एक तरीका बताता है कि जब हमारा कोई सिविल राइट्स हमारा इन्फ्रिंज होता है तो हम उसको कैसे अचीव करेंगे, कैसे हमें डैमेजेस मिलते हैं, कैसे हम अपने राइट्स को क्या करेंगे, सिक्योर करेंगे, या कि जो हमारा राइट्स इन्फ्रिंज हुआ है हम उसको कैसे सिक्योर करेंगे। तो जैसा कि हमें देखने में ही ये लग रहा है कि सिविल प्रोसीजर कोड, तो जनरली हमने क्या देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, टीपीए एक्ट है। तो एक्ट और कोड में क्या डिफरेंस, हमें ये भी जानना ज़रूरी है। जो एक्ट है वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर ही बेस्ड होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट की बात करें वहाँ तो हम केवल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की बात, टीपीए की बात करें तो वहाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही बात, स्पेसिफिक रिलीफ वहाँ भी क्या है प्रॉपर्टी से रिलेटेड की ही बात है वहाँ, कि आपके अगर कोई भी राइट्स क्या है करटेल हो रहा है या इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है तो वहाँ आपको टोटल वो स्पेसिफिक रिलीफ या आपकी वही सारे राइट्स मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं कोड की, तो कोड क्या है, कंपाइलेशन है उन सारे कई सारे सब्जेक्ट्स मैटर का। तो एक्ट क्या था कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर बात करता है। जैसे आईपीसी की बात करें तो क्रिमिनलिटी की बात करता है, एक पेनल नेचर की बात करता है। दूसरी तरफ कोड की बात करें तो एक कंपाइलेशन है कई सारे सब्जेक्ट्स को एक ही तरह से मिला है। जैसे सीपीसी में सारे प्रोसीजर्स बताए गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट से भी रिलेटेड, स्पेसिफिक रिलीफ से भी रिलेटेड और आपके टीपीए से भी रिलेटेड। तो कोड क्या है, एक तरह से देखा जाए तो कंपाइलेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ये तो रहे हमारी बेसिक चीज़ें। अब बात करते हैं कि सीपीसी की हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है। तो टिल 1859 तक हमारे पास कोई ऐसी क्या कहता है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कोई हमारे पास सिविल लॉ से रिलेटेड कोई भी कानून नहीं था, कोई भी कोड हमारे पास नहीं था। 1859 में सबसे पहले कानून बनता है। 1859 का जब बनता हो जो सीपीसी बनती है, ये देखा जाए तो पूरी तरह से काम नहीं करती। काम क्यों नहीं करती कि इसका जो एप्लीकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता है, स्मॉल कॉजेस कोर्ट पर नहीं होता है। फिर क्या होता है कि दूसरे जो एनेक्टमेंट होता है 1877 में होता है, वो भी क्या होता है कम्प्लीटली वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाती है। देन फिर आता है हमारा 1882 का, जिसने 77 को रिपील किया। 1882 में भी कई सारे लूप होल्स होते हैं। फाइनली जाके हमारा जो चौथा एनेक्टमेंट बनता है 1908 में बनता है, जो कि अभी तक हमारे पास चला आ रहा है। 1908 में बनता है ये एक्ट, और ऐसा नहीं है कि इसमें भी अमेंडमेंट नहीं हुए। 1908 के एक्ट में भी बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं।
जैसे 1977 में हुआ अमेंडमेंट, 1999 में हुआ, 2002 में हुआ, ये सारी अमेंडमेंट्स भी इस वाले करंट एक्ट में भी हुए। तो जो सब्जेक्ट मैटर है सीपीसी का वो कंकरेंट लिस्ट में है। कंकरेंट लिस्ट हमें कहाँ मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 7th शेड्यूल में मिलती है। कंकरेंट लिस्ट में क्या है प्रोविज़न कि पार्लियामेंट और साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर भी क्या है, कानून बना सकती है। तो अगर जब सिविल लॉज की बात आएगी तो वहाँ किस में है? कंकरेंट लिस्ट में बात की है। सीपीसी को किस में रखा गया? कंकरेंट लिस्ट में। वहाँ स्टेट लॉ भी क्या करती है, कानून बना सकती है इससे रिलेटेड, और पार्लियामेंट भी बना सकती है। अब अगर देखा जाए कि सीपीसी को अगर हम डिवाइड करें कि सीपीसी कितने पार्ट्स में, तो सीपीसी में भी क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो बॉडी ऑफ कोड और दूसरा रूल्स। जो बॉडी ऑफ कोड की बात कर रहा है उसमें सेक्शंस प्रोवाइड है। सेक्शन कितने हैं इसमें? 158 सेक्शंस हैं। और अगर रूल्स की बात करें वहीं तो एक तरह से ऑर्डर्स हमारे पास हैं जो कि 51 ऑर्डर्स हैं। तो जो बॉडी ऑफ कोड या हम सब क्या है, वो एक तरह से देखा जाए सब्सटैंटिव इन नेचर है। सब्सटैंटिव इन नेचर में राइट्स हमें वो बताती है, या हम जो फोरम ऑफ जुरिस्डिक्शन या कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की बात करती है, जो कि हमारा बॉडी ऑफ कोड है जिसमें 158 सेक्शंस हैं। वहीं दूसरी साइड देखा जाए तो एक तरह से वो प्रोसीजर इन नेचर है। वहाँ हमें ये बताती है कि जब आपके सब्सटैंटिव राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हुआ तो आप किस किस वे से जाके किसी भी राइट को इन्फोर्स कैसे करेंगे, या वो सारे तरीका बताती है कि आप किसी भी चीज़ को कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे अचीव करेंगे। तो अगर हम अमेंडमेंट की बात करें कि अगर हमें बॉडी ऑफ कोड को अमेंड करना है, इट मीन्स अगर हमें कभी सेक्शंस को अगर अमेंडमेंट करना है तो वो कौन करेगी, और अगर हमें प्रोसीजरल पार्ट को अमेंडमेंट करना है तो वो कौन करेगा। तो अगर सेक्शंस की बात आएगी कि उन्हें कौन अमेंडमेंट करेगा, तो 2 लोग हैं। कौन? पहली पार्लियामेंट है, दूसरी स्टेट लेजिस्लेचर है। वहीं अगर हम प्रोसीजरल पार्ट्स की बात करें तो वहाँ पार्लियामेंट भी कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर भी करती है, और साथ साथ हाई कोर्ट भी कर सकती है। तो प्रोसीजरल पार्ट की अगर अमेंडमेंट की बात आएगी तो कौन कर सकता है? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और हाई कोर्ट। वहीं सब्सटैंटिव अगर सेक्शंस की बात है, अगर हम सेक्शंस को अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ही क्या करेंगी? अमेंडमेंट उसका कर पाएगी। अब सपोज करो कि कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है बॉडी ऑफ कोड और प्रोसीजरल में, रूल्स में। मीन्स अगर कभी सेक्शन और रूल्स में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वहाँ कौन प्रिवेल करेगा? तो वहाँ कौन प्रिवेल करेगा? वहाँ सेक्शन प्रिवेल कर जाएंगे। अगर कॉन्फ्लिक्ट है कभी सेक्शंस और रूल्स में तो कौन प्रिवेल करेगा? सेक्शन प्रिवेल करेंगे। अब तो ये रही एक तरह से जनरल बातें कि इसकी हिस्ट्री क्या रही और ये कैसे अभी चल रहा है, ये काम करेगा। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की कि ये कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, इसका कहाँ कहाँ ये अप्लाई होती है। तो जो सेक्शन 1 बात करता है वहाँ कई सारी, एक तो एप्लीकेशन की बात है और दूसरा हमारे साथ इन्फोर्समेंट की बात है। तो जो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 है उसका जो इन्फोर्समेंट हुआ था वो 1 जनवरी से हुआ था। 1 जनवरी 1909 से आई थिंक, हाँ 1 जनवरी 1909 से क्या हुआ था, इसका एप्लीकेशन हुआ था। और इसका ये देखा जाए कि अब कहाँ कहाँ ये अप्लाई होती है, तो ये पूरे इंडिया में एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज़। तो कहाँ कहाँ कि ये नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़ को छोड़कर ये पूरी जगह अप्लाई होती है। हाँ, स्टार्टिंग में जम्मू कश्मीर पे भी नहीं होती थी, लेकिन अभी 31 अक्टूबर 2019 31 अक्टूबर 2019 से ये स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर भी क्या है, अप्लाई होती है। हाँ, जहाँ ट्राइबल एरियाज़ की बात आती है तो वहाँ जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है वो चाहे तो क्या कर सकती है, सीपीसी का एप्लीकेशन कर सकती है। तो आज वाली इस वीडियो में हमने केवल बात की है इंट्रोडक्टरी पार्ट की कि सीपीसी में मतलब एक जनरल इंट्रोडक्शन की बात की। देखो सीपीसी का इंट्रोडक्शन इतने छोटे से नहीं होता, हाँ बस कोशिश की है वो सारी चीज़ों को समझाने की कि जो कि एक शॉर्ट में हमें वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएं, और क्या हो तो मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी करने की कोशिश नहीं की। हाँ, एक साथ साथ और अगर कभी हमारे सामने ये सवाल आता है कि क्या ये जो सीपीसी है ये एक रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर में है, तो इसका जवाब है नहीं। सीपीसी का जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। जनरली क्या होता है, जो प्रोसीजरल लॉज होते हैं उनका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, बट
वो उन लॉज में ही या उन कोड में ही बताए जाते हैं कि क्या इनका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा या नहीं। तो वैसे ही सीपीसी जो है क्या है, वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की नहीं है, वो रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में हमने सीपीसी का इतिहास देखा, उसका एप्लीकेशन देखा, उसकी इन्फोर्समेंट देखी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपको समझ में आएगा, इसमें जो सारी चीज़ें बताई गई हैं। आगे आने वाली वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस होंगी जो कि सीपीसी के रिलेटेड हैं। तो आप मेरे इस वीडियोस अगर आप पसंद है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, साथ साथ चैनल को क्या करिए, आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। उम्मीद है ये वीडियोस आपको आज का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।